अरे अरुण बेटा, जरा 2,000 रुपये देना तो। दीप्ति जी अपना दुपट्टा सही करते हुए बोली। क्या हुआ मम्मी, कहीं जा रही हो क्या आप? अरुण ने पूछा। हाँ बेटा, अभी अभी तेरी मौसी का फ़ोन आया था। मौसा जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो वहाँ बिल्कुल अकेली हैं। उसने मुझे वहाँ बुलाया है, साथ ही कुछ ज़रूरी सामान लेकर आने के लिए कहा है। हालांकि सामान तो 500-600 रुपये का ही है, पर वहाँ मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो इसलिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रही हूँ। ला, जल्दी से पैसे दे दे ताकि मैं यहाँ से निकलूँ, फिर सामान भी तो खरीदना है। दीप्ति जी एक ही सांस में सब कुछ बोल गईं। उनकी बात सुनकर अरुण ने अपनी पत्नी काजल की तरफ देखा। काजल उसे घूर रही थी और उसने इशारे से उसे पैसे देने के लिए साफ मना भी कर दिया। तभी दीप्ति जी ने कहा, अरुण सोच क्या रहा है, जल्दी कर, वहाँ मौसी अकेली है, वो परेशान हो रही होंगी। ये सुनकर अरुण थोड़ा हकलाते हुए बोला, मम्मी वो मम्मी वो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर दीप्ति जी हैरान होते हुए बोली, पैसे नहीं है? क्या मतलब? अभी कल ही तो तू एटीएम से 20,000 रुपये निकाल के लाया था। फिर मैंने अपनी पेंशन के पैसे भी तो तुझे कल जमा कराने के लिए दिए थे, जो मैं बैंक से लेकर आई थी ज़रूरी काम के लिए, जिसे तू बैंक में जमा कराना भूल गया था। वो पैसे तो होंगे ही ना तेरे पास। इससे पहले कि अरुण कुछ कहता, उसकी पत्नी काजल बोली, मम्मी जी वो 20,000 रुपये तो हम घर के राशन, बिजली के बिल, खर्चों के लिए लेकर आए थे। उसमें से आधे से ज़्यादा पैसों का हिसाब तो कल ही हो गया। हाँ, लेकिन पेंशन के पैसे भी तो होंगे ना, दीप्ति जी ने कहा। तो काजल बोली, देखिए मम्मी जी, आपके खर्चे भी तो हमें ही उठाने पड़ते हैं, तो भला उन पेंशन के पैसों पर आपका क्या हक? ये सुनकर दीप्ति जी हैरान रह गई। फिर अचानक कुछ सोचते हुए उन्होंने अरुण की तरफ देखा और कहा, अरुण मेरे पेंशन के पैसे बैंक में ही जमा हो रहे हैं ना, या फिर? अब अरुण से कोई जवाब देते नहीं बना। वो नज़रें नीचे किए हुए चुपचाप बैठा रहा। दीप्ति जी को समझते देर नहीं लगी कि उनकी पेंशन के पैसे कोई बैंक में जमा नहीं होते, बल्कि ये लोग अपने पास ही रख लेते हैं। तभी उनके बैंक की पासबुक तक उन्होंने अपने पास रख ली है। उसे यूं चुप देखकर दीप्ति जी को और गुस्सा आ गया और वो अरुण को चिल्लाते हुए बोली, अरुण तुझसे पूछ रही हूँ मैं, जवाब क्यों नहीं दे रहा? पैसे बैंक में ही जमा होते हैं या खुद खर्च कर देते हो? जब दीप्ति जी ने डांट कर पूछा तब अरुण ने कहा, मम्मी आपका खर्चा भी तो मैं ही उठाता हूँ, तो आपके पेंशन के पैसों पर मेरा ही तो हक हुआ ना। और फिर पैसे घर खर्च में ही तो काम आ रहे हैं। क्या करोगी बैंक में पैसा जमा करके? वैसे भी तो आपकी उम्र हो गई है माँ। क्या? माँ होने के नाते तेरी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है? जो मेरे खर्चे भी तू मेरे पेंशन के पैसों से ले रहा है, वो भी तब जब तेरी कमाई अच्छी है। फिर भी तेरी नज़र पेंशन के कुछ 1,000 रुपये पर ही गई। बेटा, बोलते बोलते दीप्ति जी की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी अब आप रोना धोना छोड़िए, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इनकी कमाई पर इनके परिवार का हक है, आपका नहीं। अब आप हमारे साथ रहती हैं, तो बदले में अगर कुछ पैसे रख लिए तो क्या गलत है? काजल दीप्ति जी से बोली और उसके बाद अरुण की तरफ पलट कर बोली, अब आप बैठे बैठे देख क्या रहे हो? आपको कुछ काम नहीं है क्या? चलिए तैयार हो जाइए, मेरे मायके भी तो चलना है फिर। आखिर दीप्ति जी को वहीं बैठा छोड़कर थोड़ी देर के बाद दोनों घर से रवाना हो गए। दीप्ति जी की आंखों में आंसू आ गए। कितना विश्वास करती थी वो अपने बेटे बहू पर, और वो दोनों उनकी पीठ पर छुरा घोंप रहे थे। उनके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। दीप्ति जी के पति सरकारी मुलाजिम थे। अरुण जब अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में था, उस समय एक हादसे में उनके पति की मृत्यु हो गई। दीप्ति जी भी पढ़ी लिखी थी, पर उन्होंने खुद नौकरी करने की जगह अपने बेटे अरुण को अनुकंपा नौकरी दिलवा दी। वैसे भी आज के ज़माने में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल बात है। साथ ही दीप्ति जी को विधवा पेंशन भी मिलती थी। घर के सारे खर्चों का बोझ अरुण ने अपने कंधों पर ले रखा था, जबकि दीप्ति जी की पेंशन के पैसे बैंक में जमा करवा देता था। अरुण की शिक्षा अच्छी थी और वो मेहनती भी था। ये देखकर उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अभी 10 महीने पहले ही काजल के साथ उसकी शादी हुई थी। उनकी शादी के 4 महीने के बाद ही अरुण ने दीप्ति जी की बैंक की पासबुक अपने पास ही रख ली, ये कहकर कि बार बार पासबुक उनसे लेनी पड़ती है। पर दीप्ति जी ने कभी भी पासबुक नहीं मांगी। उन्हें अपने बेटे बहू दोनों पर बहुत भरोसा था, लेकिन इस भरोसे का ये अंत होगा ये उन्हें उम्मीद नहीं थी। खैर, तभी उनके मोबाइल की रिंग बजी। देखा तो उनकी बहन का फ़ोन था। उससे बात कर
दीप्ति जी पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली मुस्कान जी के यहाँ गई और कुछ पैसे उधार लेकर वो अपनी बहन के पास हॉस्पिटल सामान लेकर पहुंची। घर की चाबी वो मुस्कान जी को ही देकर आई थी। शाम को जब घर वापस लौटी तब तक बेटे बहू दोनों आ चुके थे। उनके घर में घुसते ही अरुण ने पूछा, मम्मी आप कहाँ गई थी? तुम्हारी मौसी के पास गई थी, उसे मेरी ज़रूरत थी, पर पैसे तो नहीं थे आपके पास, फिर ऐसे कैसे चली गई आप? काजल ने बीच में आते हुए कहा। मुस्कान से कुछ पैसे उधार लेकर गई थी मैं, उसे पैसे लौटा दूंगी, पर उससे पहले तुम मेरी पासबुक मुझे दे दो, दीप्ति जी ने दृढ़ होते हुए कहा। अरे वाह, एक तो हमसे पूछे बगैर आप मुस्कान आंटी से पैसे उधार लेकर चली गई और ऊपर से पासबुक भी मांग रही हो। कुछ नहीं देने वाले हम आपको, चुपचाप पड़े रहिए घर में। आइंदा हमसे पूछे बगैर घर के बाहर कदम भी मत रखना, काजल चिल्लाते हुए बोली। ये सुनकर दीप्ति जी ने अरुण की तरफ देखा, लेकिन अरुण ने चुप रहकर इसमें अपनी सहमति जाहिर कर दी। आखिर दीप्ति जी ने निर्णय ले लिया कि अब उन्हें अपने लिए बोलना ही पड़ेगा। बहू, तुम मेरी बहू हो, सास बनने की कोशिश मत करो। तुम कौन होती हो ये निर्णय लेने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं अपनी पासबुक ही तो मांग रही हूँ, कुछ और तो नहीं। एक मिनट मम्मी जी, आप अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए भी हम पर निर्भर हो, हम आप पर निर्भर नहीं हैं। यदि आज हम आपके खर्चे करने से इनकार कर दें या आपको घर से निकाल दें तो आपके पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। इसीलिए जरा सोच समझकर कदम उठाइए, हमें मजबूर मत कीजिए, काजल चिढ़ते हुए बोली। उसकी बात सुनकर दीप्ति जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ऐसी गलती मत कर देना, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ। माना कि विश्वास ही विश्वास में मैंने पासबुक वगैरह तुम लोगों को रखने को दे दी, पर कानून अच्छे से जानती हूँ मैं भी। ये घर मेरा है, इसीलिए यहाँ से तुम लोग मुझे नहीं निकाल सकते, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। ये सुनकर काजल कुछ बोलने को हुई तो दीप्ति जी अपना हाथ दिखाते हुए उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उससे बोली, और रही बात मेरे खर्चों की, तो भारतीय कानून के हिसाब से अनुकंपा पर नौकरी लेने वाले बेटे को अपनी माँ का भरण पोषण उसके जीवन काल तक करना होता है। यदि उसने देखभाल करने से इनकार किया तो उसे अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपनी माँ को गुजारा करने के लिए हर माह देना होगा। बेटा अपने इस दायित्व से मुंह मोड़ता है तो विभाग की ओर से सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। अब ये तुम दोनों पर निर्भर करता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। ये सुनकर काजल चुप हो गई और अरुण की तरफ देखने लगी। अरुण के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये देखकर दीप्ति जी ने कहा, पर बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम लोगों को घर से नहीं निकाल रही हूँ, वरना ऐसी हरकत करने के बाद तो तुम लोगों का इस घर में रुकना बनता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब तुम पर आंख बंद करके विश्वास भी नहीं कर सकती, इसीलिए मेरी पासबुक भी मुझे दे दो। अपने अकाउंट को मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, और अगर मेरे खर्च करने में तुम्हें ऐतराज़ है तो हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट मुझे खर्चे के तौर पर दे दिया करो। और ये बात अच्छे से याद रखना कि मैं आज के ज़माने की माँ हूँ। अगर अपने बच्चों पर विश्वास करना जानती हूँ तो गलती करने पर उन्हें सज़ा देना भी जानती हूँ। दीप्ति जी की बात सुनकर दोनों से कुछ कहते ही नहीं बना। आखिर अरुण ने दीप्ति जी की पासबुक उन्हें वापस दे दी। दीप्ति जी ने बैंक में लॉकर लेकर घर के पेपर्स और अपने गहने उसी में रखवा दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।